हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि हम लोग चंडीगढ़ जो टीचिंग के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं टीजीटी पीजीटी, उनके लिए एनसीईआरटी का जो बुक्स हैं उनका रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो इससे पहले कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए और चीज़ें हाइपरबॉलिक स्पीड से भागने लगे, हम लोग चाह रहे थे कि एक बारी सारी की सारी एनसीईआरटी का क्विक रिवीजन हो जाता। क्योंकि जो हमने टीजीटी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखा, उसमें बहुत बड़े लेवल पे जो हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब हर पेपर में हमने 2 पेपर एनालिसिस किए, 2024 का और 2015 का। जो 2002 पेपर डोमेन में उपलब्ध हैं, यही 2 पेपर अभी तक हुए हैं। तो इन दोनों ही पेपर्स को हमने अच्छे से एनालिसिस किया। तो उन दोनों ही पेपर में हमने पाया कि चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, ठीक है, चाहे वो ज्योग्राफी हो अपना, चाहे वो सोशोलॉजी हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, ठीक है, और या फिर कोई और सब्जेक्ट हो, ठीक है, सब में एनसीईआरटी से भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें 10-15 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं पाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबसे यही आह्वान करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी एनसीईआरटी को क्विक रिवीजन के माध्यम से आप रिवाइज करिए। और इसी संदर्भ में हमने ये सीरीज चलाई हुई है। इस सीरीज के अंतर्गत हम सारी के सारी एनसीईआरटी बुक्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। और इन रिवीजन्स के बेसिस पे हम सिर्फ आपको इन बुक्स में क्या लिखा हुआ है वो नहीं बता रहे हैं, यहाँ की कोर टर्मिनोलॉजी क्या है दोस्तों। इन चैप्टर्स में कोर ऐसे शब्द जिनसे पेपर आ सकता है, ठीक है, जहाँ से पेपर में जो सीधी पूछी जा सकती हैं, वो फैक्ट्स जो आ सकते हैं, ठीक है, वो वन लाइनर्स जो आ सकती हैं, ठीक है दोस्तों, वो क्या कह सकते हैं, क्रोनोलॉजी जो कि पेपर में पूछी जा सकती है, ठीक है। और उसके बाद में 30 एमसीक्यू हम लोग करा रहे हैं एक चैप्टर से। आप सोच रहे हैं हम इसको इतनी बेहतरीन तरीके से आपको करा देंगे कि आपको कहीं और से बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ रहे होंगे, जब आप एमसीक्यूज़ लगा रहे होंगे, या फिर जो भी आप लोगों ने प्लेटफॉर्म से कहीं से सब्सक्राइब कर रखा है उससे पढ़ रहे होंगे, तो आप लोगों की लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आज जो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए वो 9th क्लास की एनसीईआरटी है हमारे पास। किस क्लास की है दोस्तों? ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है दोस्तों। 9th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है। और आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है एक पोर्शन है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, और ये दोनों में ही आ रहे होते हैं। ये पीजीटी हिस्ट्री में भी आ रहे होते हैं, और जो है टीजीटी लेवल पे भी 1-2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं। तो ये जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला चैप्टर है, चैप्टर 1 है। ये 9th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है दोस्तों। हिस्ट्री की 9th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है। तो यही हम करेंगे आज। इसमें हम लोग बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन वगैरह ही कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे, और कोशिश करेंगे कि हम एक क्लास में ही निपटा दें एक बुक को, ठीक है। तो ये हम लोगों का पढ़ने का तरीका है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कैसे हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो ये हो गई कोर टर्मिनोलॉजी, ठीक है। जितनी भी कोर शब्द हैं, जो ऐसे शब्द हैं जिससे पेपर पूछा जा सकता है, ये क्रोनोलॉजी हो गई, साथ में फैक्ट हो गए उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो इसके बाद में ये की कॉन्सेप्ट हो गए, जो भी कॉन्सेप्ट है। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, पहले ये पूछा हुआ है। फिर द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल एंड इनलाइटनमेंट पूछा हुआ है। फिर फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये है। फिर द रेन ऑफ टेरर है। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी है। उसके बाद में 20 जो है फैक्चुअल वन लाइनर्स हैं, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में हॉट पॉइंट्स क्या हैं चैप्टर्स के, देख के, जैसे कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, लेगेसी ऑफ रेवोल्यूशन है। फिर उसके बाद में क्विक एग्जाम फैक्ट्स हैं, किंग ऑफ फ्रांस कौन था 1789 में, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ मेमोरी ट्रिक्स हैं, और फिर की वर्ड्स हैं, डिक्शनरी वर्ड्स टाइप के, ठीक है। उसके बाद में मैप्स और डायग्राम्स हैं, ठीक है। मतलब इस चैप्टर को इतनी अच्छे से, फिर कॉन्सेप्ट डायग्राम है, फिर कंपेरिजन टेबल है दोस्तों, ठीक है। जैसे एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद में फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वर्सेस थर्ड स्टेट है, ये एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर उसके बाद में हमारे एमसीक्यू सेशन शुरू हो जाता है, ठीक। तो चलिए शुरू करता हूँ दोस्तों। बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ।
इन चैप्टर्स का, इन कॉन्सेप्ट्स पे आपका कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया जाएगा दोस्तों। चलिए, तो ये रहा हमारा फर्स्ट चैप्टर, फ्रेंच रेवोल्यूशन। लीवरेज किसको कहते हैं भाई? ठीक है, लीवरेज जो है एक यूनिट करेंसी, जो फ्रांस की करेंसी है उसके एक यूनिट है दोस्तों। ठीक है, ये जो है 1794 में डिसकंटिन्यू कर दी गई थी लीवरेज। क्लर्जी किसको कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ पर्सनस है, ठीक है, पर्सनस है, वो इन्वेस्टेड है किस में? स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च, फर्स्ट स्टेट का। क्लर्जी एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि स्पेशल फंक्शन जो है फर्स्ट स्टेट जो है उसमें इन्वेस्टेड है। अगर आम भाषा में इसको बताऊं तो एक तरह के पादरी हैं ये लोग, छोटे पादरी, जिनका काम है क्या, चर्च में जो हो रहे स्पेशल फंक्शन है, स्पेशली फर्स्ट स्टेट से रिलेटेड, उनको एग्जीक्यूट करना। टीथ किसे कहते हैं भाई? टीथ किसे कहते हैं? ये एक तरह का टैक्स है जो कि चर्च द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, इसमें कितना है? 1/10 लिया जाता है, इसमें 1/10 जो है लिया जाता है अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो एक बारी में जो एग्रीकल्चर का 1/10 है वो टीथ के रूप में कौन ले रहा है? चर्च ले रहा है दोस्तों। टैल क्या है भाई? ये एक डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, किसके द्वारा लगाया जाता है? स्टेट के द्वारा, स्टेट बाय मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। ठीक है, ये थर्ड स्टेट के लोगों से लिया जा रहा था। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है दोस्तों? सब्सिस्टेंस क्राइसिस बताओ। ठीक है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस बताएगा कोई? ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन थी जहाँ पे बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो है वो भी खतरे में थे। ठीक है, ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन थी जहाँ पे, अरे सब्सिस्टेंस क्राइसिस से ही समझ लीजिए, जहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ को जीने के लिए वो भी इंडेंजर्ड थी, वो भी खतरे में थी दोस्तों। स्टेट्स जनरल क्या है? एक पॉलिटिकल बॉडी थी फ्रांस में जो कि जिसका काम था, जो 3 स्टेट हैं, तीनों स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? स्टेट जनरल हो जाता है। चतयू क्या है दोस्तों? चतयू क्या है? ये कैसल होता है, एक स्टेटली रेजिडेंस होता है जो कि किंग या नोबलमैन के अंतर्गत होता है दोस्तों। ठीक है, फिर मैनर क्या है भाई? ये मैनर क्या है दोस्तों? ये स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉर्ड्स, लैंड एंड हिज मैसन। तो मैनर क्या होता है? एक ऐसी जगह जिसमें लॉर्ड का घर हो, ज़मीन हो, सारी चीज़ें जो मिला के एक साथ हैं, उसको हम मैनर कह रहे हैं। ट्रीजन क्या है? ये तो हम सब जानते हैं, बेट्रायल, धोखा, गद्दारी। ठीक है, वंस कंट्री और गवर्नमेंट, अपनी कंट्री और देश के साथ धोखा देना ही ट्रीजन कहलाता है। ग्लोइटन क्या होता है? ग्लोइटन एक तरह की सज़ा है। ठीक है, एक तरह का सज़ा देने का यंत्र है। अ डिवाइस कंसिस्ट ऑफ 2 पोल्स एंड अ फॉलिंग ब्लेड यूज्ड फॉर बिहेडिंग पर्सन्स। आप लोगों ने सबने देखा होगा कि इस तरफ ऐसा एक वो बना होता था, ठीक है, जहाँ पे आदमी को लेटा दिया जाता था। ठीक है, ये ठीक है भाई, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, सॉरी है ना, मुझे एकदम कोई जज नहीं करेगा। तो यहाँ से एक डिवाइस बना होता था 2 पोल के साथ में। इस पोल पे एक ब्लेड बंधा होता था, एक शार्प ब्लेड, जो ऐसे गिरता था तो गर्दन को अलग कर देता था। ठीक है दोस्तों, उन्हीं को कहते हैं ग्लोटिन। सेंस क्लोटिस क्या है भाई? ये लिटरली इसका मतलब अगर बता दूँ, दोज विदाउट नी ब्रीचेस। ठीक है, जिनकी जो नी है, ब्रीचेस नहीं है उनकी, जो मतलब पैर का। तो ये रेडिकल जैकोबिन जो लोग होते थे उनको इस तरह से सिंबलाइज किया जाता था सेंट क्लॉटिस के तौर पर। डायरेक्टरी क्या होता है? डायरेक्टरी क्या होता है? ये एक तरह का एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था जो कि 5 मेंबर से मिलाकर बनता था। ठीक है, जैकोबिन के फॉल के बाद में फ्रांस को लीड करने के लिए इसको बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, डायरेक्टरी इसको कहते हैं। अब इसका क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 1774 की अगर बात करें तो लुइस 16 जो था, लुइस सोलवे जिनको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, लुइस सोलवे और बॉर्बन फैमिली, आजकल इसके नाम का एक बिस्किट आता है बॉर्बन। ठीक है दोस्तों, इसी से याद रखना है। बॉर्बन फैमिली के जो लुइस सोलवे थे वो सत्ता पे बैठते हैं इस वक्त में, जिनके वक्त में फ्रांस की क्रांति हुई आगे चल के 1789 में। दोस्तों 5 मई 1789 को क्या हो रहा है? द किंग कॉल्स एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस। 5 मई 1789 को किंग जो हैं वो एक असेंबली बुलाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया स्टेट्स ऑफ जनरल में, जहाँ पे तीनों स्टेट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसकी एक बैठक बुलाते हैं राजा। किस लिए?
ताकि जो न्यू टैक्सेस से रिलेटेड प्रपोजल था उसको पास किया जा सके। फिर क्या होता है 20 जून 1789 क्या होता है, मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट असेंबल इन अ इंडोर टेनिस कोर्ट ऑफ वर्सेलिस। वर्सेलिस के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे होते हैं कौन लोग, थर्ड स्टेट। अच्छा ये थर्ड और सेकंड स्टेट बार बार मारा, ये बता देता हूँ क्या होता है। देखिए फर्स्ट स्टेट दोस्तों, फर्स्ट स्टेट में प्रीस्ट किंग वगैरह आते हैं, सेकंड में ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड लोग आ जाते हैं, थर्ड में जो है हमारे वो लोग आ रहे होते हैं जैसे कि मेहनत कश मजदूर, किसान, जिनके ऊपर टैक्स लग सकता था वो सब होते हैं। तो इंडोर टेनिस कोर्ट वर्सेलिस में इकट्ठे होते हैं और ये अपने आप को नेशनल असेंबली के तौर पर डिक्लेयर कर देते हैं। कब, 20 जून 1789। फिर 14 जुलाई 1789 को क्या होता है, बताओ दोस्तों क्या हुआ 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉय द बेसिल प्रिजन मार्किंग द स्टार्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन। देखो दोस्तों इससे अभी सीधा सीधा अरुणाचल प्रदेश में एक क्वेश्चन आया था, अरुणाचल प्रदेश टीजीटी में एक क्वेश्चन आया था यहाँ से। ठीक है, टीजीटी, ठीक है, क्या आया था दोस्तों क्वेश्चन, यही आया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत हुई है वो किस इंसिडेंट या किस इवेंट के बाद में हो रही है। तो वो कब हो रही है दोस्तों, वो बेसिलिस प्रिजन के टूटने के बाद में होती है। तो जैसे ही बेसिलिस का जो कैद था, जेल था, उसको तोड़ा जाता है, तुरंत जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है। ये कब हुआ, ये 14 जुलाई 1789 को हो रहा है। 4 अगस्त 1789 को क्या हो रहा है, जो नेशनल असेंबली बनी कहाँ पे, इंडोर टेनिस स्टेडियम है, उसने क्या कर दिया, वो एक डिग्री एक सेकेंड, वो जो है अबॉलिश क्या कर देती है फ्यूडल सिस्टम को, और जो टैक्सेस लगाए गए थे उन सबको अबॉलिश कर देती है। कब, 4 अगस्त 1789। देख रहे हैं दोस्तों ये अगस्त में ही सारी क्रांतियाँ हो रही हैं। ठीक, हम लोग भी अगस्त में ही आज़ाद हो गए हैं जाके। ठीक है, फिर 1791 देख लेते हैं दोस्तों। 1791 द नेशनल असेंबली कंप्लीट्स द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटिंग द पावर्स ऑफ द किंग। 1791 में नेशनल असेंबली जो है एक ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना लेती हैं जो कि पावर, जो राजा का पावर था उसको ख़त्म कर देता है लगभग, या लिमिट कर देता है। 1792-93 में क्या होता है, फ्रांस इज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक। फ्रांस जो है रिपब्लिक डिक्लेयर कर देता है खुद को। रिपब्लिक मतलब बाय द पीपल। ठीक है, द किंग इज ट्राइड फॉर अ ट्रीजन। किंग को जो है, किंग पे जो है वो ट्रीजन का वो होता है, एंड एग्जीक्यूटेड ऑन 21 जनवरी 1793। तो 21 जनवरी 1793 में जो राजा थे लुई 16वें, उनको फांसी दे दी जाती है भाई दोस्तों। ठीक है, 1793-94 में क्या होता है, रेन ऑफ टेरर अंडर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर शुरू होता है 1793-94 में। जुलाई 1794 में क्या होता है, रोबेस्पियर इज अरेस्टेड एंड ग्लोटेंड। तो रोबेस्पियर जिनके अंतर्गत रेन ऑफ टेरर शुरू होता है वो जुलाई 1994 में अरेस्ट कर लिए जाते हैं और उनको वो सज़ा दे दी जाती है जो मैंने ऊपर ग्लोटिंड एक्सप्लेन की थी आप लोगों को, यानी कि 2 पोल पे वो पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वो थे रोबेस्पियर, इनका यहाँ पे धड़ था, ऊपर से एक ब्लेड गिरी, वो अलग हो गया। 1795 में डायरेक्टरी रूल का शुरुआत होती है। डायरेक्टरी रूल, मैंने आपको डायरेक्टरी ऊपर शुरू किया है। डायरेक्टरी वो 4-5 लोगों की वो थी जिनके द्वारा सत्ता चलाई गई। ठीक है, 1804 नेपोलियन बोनापार्ट को जो है अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर देते हैं और खुद का राज्याभिषेक करा लेते हैं। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। 1815 में क्या होता है, तो नेपोलियन को फाइनली वाटरलू के युद्ध में हरा दिया जाता है। ठीक है, और 1848 में फिर क्या होता है, स्लेवरी इज परमानेंटली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज, इन ऑल फ्रेंच कॉलोनीज। तो फ्रांस की तो जो कॉलोनीज भी थी, तो उन सभी कॉलोनीज में 1848 में फ्रांस में जो है परमानेंटली स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया जाता है। 1940 में वुमन इन फ्रांस फाइनली वॉन द राइट टू वोट। देख रहे हैं, जो रेवोल्यूशन सबके द्वारा हुआ 1789 में, उसी कंट्री में 1946 तक लोगों को महिलाओं को वेट करना पड़ा। किसके लिए, वोट का राइट पाने के लिए। दोस्तों हमारी कंट्री कितनी ग्रेट है, 1947 में
आज़ाद होती है और 1947 में ही राइट दे दी थी ये दोस्तों। की कॉन्सेप्ट वर फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरीज। लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस सोसाइटी को देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। फ्रेंच सोसाइटी जो थी ओल्ड रिजीम्स वाज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेट्स। तो जो ओल्ड रिजीम थी उनके अंदर में 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, मैंने आपको बताया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, जहाँ पे जिस सोसाइटी की खासियत थी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, जितना भी फाइनेंशियल टैक्सेस का जो बर्डन था वो लोएस्ट स्टेटम यानी कि स्टेट 3 पे आता था दोस्तों, वो स्टेट 3 पे आता था। इसी के कारण जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि आज की तरह उस वक्त में भी जो स्टेट 3 था उसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट स्टेट कलर्जी थे, इसमें मैंने आप लोगों को बताया ऊपर, पुरोहित। सेकंड स्टेट में नोबेलिटी थी, एंजॉय प्रिविलेजेस बाय बर्थ एंड वर टैक्स एग्जेम्प्टेड। ये दोनों क्लर्जी, फर्स्ट स्टेट और नोबेलिटी दोनों ही जो हैं ये टैक्स नहीं देते थे दोस्तों, इनको टैक्स नहीं देते। द थर्ड स्टेट जिसमें कौन थे, बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, पीजेंट्स थे, 90% पीजेंट्स थे। ठीक है, आर्टिजान्स थे और लेबरर्स थे। इनको बांटो, डिवाइड करो, रूल करो, वही दुनिया भर की पॉलिसी रही है हमेशा से। तो ये लोग थे थर्ड स्टेट में और इन्हीं पे सारा टैक्स का वजन आता था। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझा दो, थर्ड स्टेट पेड द डायरेक्ट टैक्स, टैक्साइल जो टैल तो था, डायरेक्ट टैक्स जो कि स्टेट के द्वारा लगाया जाता था, और इनडायरेक्ट टैक्स ऑन सॉल्ट एंड टबैको। तो थर्ड स्टेट जो था वो डायरेक्ट टैक्स टेल नाम का जो लगता था वो, और जो इनडायरेक्ट टैक्स था सॉल्ट और टबैको पे उसको पे करता था। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट 2 देख लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट में यही, पहले आधे चैप्टर में यही एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ देखते हैं हम लोग, जिसके कारण सब्सिस्टेंस क्राइसिस आता था। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या हो जाते हैं, जो बेसिक सर्वाइवल नीड्स हैं उन पे भी खतरा आ जाता है। कंपाउंडेड बाय द इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास एंड इंटेलेक्चुअल फिलोसफर्स हु चैलेंज एब्सोल्यूट मोनार्की। तो जैसे ही रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होता है उससे क्या होता है, उससे बेसिक जो नेसेसिटी की चीज़ें वो भी मतलब उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक मिडिल क्लास का जन्म होता है। मिडिल क्लास का जैसे ही जन्म होता है तो इंटेलेक्चुअल वर्ग उभरता है, इंटेलेक्चुअल फिलोसफर उभरते हैं, और जो कि एब्सोल्यूट मोनार्की को चैलेंज कर देते हैं फ्रांस में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें देख लेते हैं। फ्रांस पॉपुलेशन राइजेज फ्रॉम 23 मिलियन थी 1715 में, तो 28 मिलियन हो गई 1789 में, यानी कि 1715 और 1789 में 28 मिलियन हो गई, यहाँ 23 मिलियन थी। ठीक है, बहुत तेज़ी से बढ़ी, मतलब इतने सालों में सारी इतनी थी, 28 मिलियन थी, और ये इतने से सालों में 15 से 5 इधर और 89 उधर। ठीक है, तो मतलब ये लगभग 70 कुछ सालों में इतना बढ़ गया, जो पूरी हमेशा से इतनी थी 6 मिलियन और बढ़ गया। फिलोसफर्स जैसे कि जॉन लॉक, जिसने 2 ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट लिखा, जेन जैक्स रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। फिर मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉज दिया। ठीक है, तो ये इस पे भी क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, इस पे चंडीगढ़ पीजीटी में सीधा प्रीवियस ईयर्स पे क्वेश्चन आया हुआ है। टीजीटी में जॉन लॉक पे क्वेश्चन है। ठीक है, जॉन लॉक पे क्वेश्चन है। जॉन लॉक 2 ट्रीटीज का कॉन्सेप्ट, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट देते हैं, 2 ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट देते हैं। जीन जैक्स रोके जो हैं, रूसो जो हैं, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट देते हैं। मॉन्टेस्क्यू किसका कॉन्सेप्ट वो दे रहे हैं, द स्पिरिट ऑफ लॉज का। ठीक, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है उसका वो बताना है भाई, कब बनता है। नेशनल असेंबली ड्राफ्ट कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को, कब, 1791 में, जो कि स्ट्रैप्ड द मोनार्क ऑफ एब्सोल्यूट पावर, जिसके कारण मोनार्की की जो एब्सोल्यूट पावर वाली पावर थी उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो कि लेजिस्लेटर में डिवाइड कर देते हैं उस एब्सोल्यूट पावर को, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी 3 में, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव। देखो इस पर भी सीधा क्वेश्चन आया है चंडीगढ़ टीजीटी में। क्या आया क्वेश्चन कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। अगर आपको पता हो कि ये यहाँ से लागू हो रहा है तो ये सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ है, तो इसका मतलब कि सारी दुनिया ने इसको फ्रांस से लिया है, तो हमने फ्रांस से लिया होगा फिर।
ठीक है, अब इसमें फैक्ट देख लेते हैं। ओनली एक्टिव सिटीजन्स वर अलाउड टू वोट। अभी एक्टिव सिटीजन्स क्या होते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ अ मैन एंड सिटीजन इस्टेब्लिशिंग नेचुरल राइट्स, ठीक है। तो एक्टिव सिटीजन मैंने आपको ऊपर वो कर दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या डिक्लेयर कर देते हैं, राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन इस्टेब्लिशिंग नेचुरल राइट्स, ठीक है। द रेन ऑफ टेरर देख लेते हैं दोस्तों। रेन ऑफ टेरर में क्या था, द पीरियड बिटवीन 1793 टू 1794, ये किसके था, रॉबेस्पियरे के अंडर में था। वाज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर कंट्रोल एंड मास एग्जीक्यूशन ऑफ एनीवन डीम्ड एन एनिमी ऑफ द पब्लिक ऑफ रिपब्लिक। मतलब इतना खतरनाक दौर था कि आप जरा सी भी आवाज़ उठाते हैं तो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती थी आपको। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इसमें, मैक्सिमम से सीलिंग्स वर प्लेस्ड ऑन अ वेजेस एंड प्राइजेस। यहाँ पे एक ये ऐसा दौर था जब मैक्सिमम एक कैप बना दिया गया कि इससे ज़्यादा आपके वेज नहीं हो सकते। मान लीजिए 500 रुपये से ज़्यादा किसी का भी वेज नहीं हो सकता, यानी मेहनताना या वेतन नहीं हो सकता। जो मीट और ब्रेड था वर राशन, ठीक है, मतलब वो सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते थे राशन के तौर पे। चर्चेज वर शट डाउन, और चर्चेज को बंद कर दिया गया, आप लोगों ने आस्था छीन ली, ठीक है। चलिए भाई, कॉन्सेप्ट फिफ्थ देख लेते हैं दोस्तों। फिफ्थ कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फ्रेंच कॉलोनीज सप्लाइड वाइटल कॉमोडिटीज बट डिपेंडेंट ऑन स्लेव एक्सप्लोटेशन वाया ट्रायंगुलर ट्रेड। तो फ्रेंच की जो कॉलोनीज थी, फ्रेंच लोगों की, वो वाइटल कॉमोडिटीज़ को तो उपलब्ध करा दे रहे थे, बट ज़्यादातर जो है स्लेव एक्सप्लोटेशन पे डिपेंडेंट थे बाय ट्रायंगल ट्रेड। जैकोबिन्स ब्रीफली अबॉलिश्ड इट, जैकोबिन्स जो हैं ब्रीफली अबॉलिश कर देते हैं बिफोर नेपोलियन री इंट्रोड्यूस्ड इट, बट नेपोलियन उसको फिर से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। ट्रायंगल ट्रेड में क्या था, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। ज़्यादातर जो है आप लोग जानते हैं कि अमेरिकन उसमें जो है फ्रांस के अंदर में था अफ्रीका, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की बहुत भूमिका है, जैसे बॉर्डियोक्स नेंटेज अबॉलिश इन 1793, री इंट्रोड्यूस इन 1804, परमानेंटली अबॉलिश इन 1848, ठीक है दोस्तों। बस ये फैक्ट आपको दोबारा देख लेना है। मैं जानता हूँ ये आप सबने पढ़े हुए हैं, बल्कि आप लोग कई लोग तो ऐसे होंगे जो पढ़ा भी रहे होंगे, ठीक है। लुइस वोल्वे वॉज अ 20-year-old एंड मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोंटे, ठीक है। तो मैरी एंटोंटे से शादी हुई थी, 20 साल की एज थी इनकी, वैन ही असेंडेड टू द थ्रोन, जबकि वो थ्रोन पे आते हैं। अपॉन हिज एक्सेशन लुइस 16 फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर ड्यू टू अ लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। जब उन्होंने वो तख्त पर बैठे तो उन्होंने ट्रेजर जो थी, जो उनका ट्रेजर को हिंदी में क्या कहना भाई, खजाना, जो उनका खजाना था वो खाली था दोस्तों, ठीक है। फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन एडिंग अ बिलियन लीवर्स ऑफ डेथ। ये बताया था मैंने तुमको, ये फ्रांस की जो करेंसी थी उसका यूनिट है, ठीक है। तो जो 13 अमेरिकन जिनसे मिलके बना हुआ था अमेरिका, उनको आज़ाद कराने में किसका सबसे बड़ा हाथ था, फ्रांस का था दोस्तों, ठीक है। अमेरिका कब आज़ाद हो रहा है, 1781 में, ठीक है। और रूस में, इसमें फ्रांस में क्रांति कब आई, 1789 में। तो यानी कि इनके हेल्प करने के 7 साल बाद में ही फ्रांस का जो सिस्टम उखाड़ फेंक दिया गया था। स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी दैट हैड नॉट मेट सिंस 1614 बिफोर लुई 16 कॉल्ड इट इन 1789। तो जनरल स्टेट बॉडी जो थी वो एक पॉलिटिकल बॉडी थी, बट वो 1614 से उसकी कभी मीटिंग ही नहीं हुई थी। देख रहे हैं दोस्तों क्या लेवल का मोनार्की का कंट्रोल था। बट लुई 16 उसको बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं, क्योंकि उनको न्यू टैक्सेस इंट्रोड्यूस करने थे, कितना ज़्यादा प्रेशर था उस पर। इन अ स्टेट्स जनरल वोटिंग वाज हिस्टोरिकली कंडक्टेड बाय स्टेट्स, 1 स्टेट 1 वोट, ठीक है। देख रहे हो, हराने का ही देख लो तरीका। 1 स्टेट मतलब 1 वोट, जिसमें 90% किसान हैं, मतलब जिसमें 90% पॉपुलेशन है उसको 1 वोट मिल रहा है। बाकी जो क्लर्जी और उसको रूल करने वाले लोग हैं उनको 2 वोट हो गया एक मिला के। क्या बकैती था यार। Abbesias, a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third State, ठीक है। Mirabeau, born into a noble family, led the Third State representatives during the Tennis Court War,
ठीक है, इनका नाम याद रखना है। ये आ सकता है कि किसने टेनिस कोर्ट ऑथ के दौरान थर्ड स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव किया या लीड किया, तो वो मीरबियो हैं। द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस अडोप्टेड ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन वर ब्लू, वाइट एंड रेड। याद रखना है ये BWR के तौर पे, ब्लू, वाइट एंड रेड। ठीक है, ये जो है कलर उस वक्त में फ्रांस के लिए अडॉप्ट किए गए थे नेशनल कलर्स के तौर पे। द विंग्ड वुमन सिम्बलाइज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लव। द विंग्ड वुमन, जो महिला, एक ऐसी महिला जो पंख के साथ थी, वो किसके लिए दिखाई गई? वो पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के सिंबल के तौर पे दिखाई गई वो। द बंडल ऑफ रॉड्स एंड फासेस सिम्बलाइज द स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। ठीक है, बंडल ऑफ रॉड्स एंड फासेस वो किसके तौर पे दिखाया गया? व्हाट दैट स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। द ब्रोकन चैन सिम्बलाइज द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। ठीक है, द ब्रोकन चैन सिम्बलाइज द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। ठीक है दोस्तों, द ब्रोकन चैन जो है सिम्बलाइज कर जाता है किसके लिए? एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। द पैट्रियोटिक सॉन्ग मैर्सिलेसे वॉज कंपोज्ड बाय पोएट रोजडे लेसले। इसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश TGT में सीधा सवाल आया है दोस्तों, यहाँ पे से अरुणाचल प्रदेश TGT के हिस्ट्री वाले पेपर में सीधा सवाल आया, हिस्ट्री पेपर में सीधा सवाल है यहाँ से दोस्तों। ठीक है, ये सीधा सवाल है, किसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा? ठीक है, ये हमने पेपर में सॉल्व कराया। अगर आप लोगों को डाउट है तो जाके देख लीजिएगा, हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है अरुणाचल प्रदेश TGT वाला। ठीक है, मर्सिलेसे इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। ठीक है, ये पैट्रियोटिक सॉन्ग के तौर पे लिखा गया था। यही क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल एंथम किसने लिखा है, तो रोजेट डे लेस्ले ने लिखा है। जैकोबिन क्लब मेंबर्स वर लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स टू डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम नोबिलिटी। ठीक है, वो क्या पहनते थे? लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स को पहनते थे, किस लिए? ताकि उनको नोबिलिटी से अलग अपने आप को दिखा सके। ओलंपे डे गॉजेस रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन इन 1791। ये याद रखना है, ओलंपे डे गॉजेस। अभी तक तो देखा नहीं है कोई क्वेश्चन, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट फ्यूचर में क्वेश्चन आ सकते हैं। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस वुमेन्स पॉलिटिकल क्लब। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस वुमेन्स पॉलिटिकल क्लब। यार देखो भाई, अब मैं हर चीज़ का हिंदी में नहीं कर सकता क्योंकि एक फ्लो होता है पढ़ाने का। मैं बट इतना उम्मीद कर रहा हूँ, देखिए आप जब चंडीगढ़ जैसी एक डेवलप्ड सिटी में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो इतनी अंग्रेजी एक्सपेक्टेड है यार वहाँ पे भी कि आप लोगों को आ रही हो। ठीक है, इन वीडियोस को ना मैं चाहता हूँ कि आप कानों में ईयरफोन लगाओ। मैं जानता हूँ आप सब ने ये पहले से NCERTयाँ पढ़ी हुई हैं, ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं। मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है कि जल्दी से आप लोगों को ये रिवाइज करा दूँ ताकि यहाँ से जो 10-15 क्वेश्चन आ रहे हैं वो उसमें गलती ना हो। क्योंकि देखिए कंपटीशन हो गया टफ, और DSSB के बाद में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कंपटीशन होगा इन पोस्ट के लिए। तो ज़रूरी है आप लोग इतनी हिस्सा मैनेज करके चले हैं ना दोस्तों। मतलब आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इतना बार का मैनेज कर लेना। अब सब लोग कमेंट करने मत लगना कि हिंदी में क्यों नहीं है सब मामला। देखो, इनको हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेट करूँगा तो बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का जाएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा समय जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि मैं ब्रेक वगैरह भी नहीं ले रहा हूँ, बस जहाँ पे गला सूख कर मेरी जबान लड़खड़ाने लगती है वहाँ पे पानी पी रहा हूँ। ठीक है, चलिए। डॉक्टर ग्लोटीन इन्वेंटेड द गिलोटिन डिवाइस। देख रहे हैं, ये डॉक्टर साहब थे जिन्होंने सज़ा देने का तरीका इन्वेंट किया था। ठीक है, पर चलिए याद रखिए, डॉक्टर ग्लोटीन इन्वेंटेड द गिलोटिन डिवाइस। ठीक है, लुइस सोलवे वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डा ला कॉनकॉर्डे, एट द पैलेस डे ला कॉनकॉर्डे। भाई अगर किसी को भी कहीं पे भी लगता है कि मतलब जो है प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है तो यार उसके लिए सॉरी है। चलिए, आफ्टर रोबेस्पियर फॉल वेल्थियर मिडिल क्लासेस सीज्ड पावर क्रिएटिंग अ डायरेक्टरी। तो रोबेस्पियर के डाउनफॉल होने के बाद में वेल्थियर मिडिल क्लास जो थी वो पावर पे अपना कब्जा कर लेती हैं और एक डायरेक्टरी बना के रूल करने लगती हैं। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो आती है किसके कारण? डायरेक्टरी के कारण। वही रास्ता देती है किसको? मिलिट्री डिक्टेटरशिप किसकी? नेपोलियन बोनापार्ट की, जिनको आखिर में हरा दिया जाता है। ठीक है, वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू में। हॉट पॉइंट्स की चैप्टर की अगर मैं बात कर लूँ तो कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन क्या था? पॉलिटिकल
ऑटोक्रेटिक रूल था, सोशल इनिक्वालिटी थी बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया तीनों स्टेट्स में। इकोनॉमिक की अगर बात कर लें तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस था, मतलब बेसिक नेसेसिटी, हैवी टैक्सेशन था, इंटेलेक्चुअल फिलोसफर्स भी उभर आए। ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, पहले एब्सोल्यूट मोनार्की से क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर एक रेडिकल रिपब्लिक आए रॉबेस्पियर, उसमें फिर डायरेक्टरी आई, फिर मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट के रूप में। ये याद रख लेना भाई, एब्सोल्यूट मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, रेडिकल रिपब्लिक, डायरेक्टरी और मिलिट्री डिक्टेटरशिप। ठीक है, लेगेसी ऑफ द रेवोल्यूशन क्या है, लेगेसी ऑफ रेवोल्यूशन है लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी इंस्पायरिंग ग्लोबल मूवमेंट्स। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय इन इंडिया एग्जाम्पल के तौर पे ये भी इंस्पायर हुए। द जैकोबिन क्लब था, क्या था, बेस ऑफ द रेडिकल लेफ्ट, चैम्पियन सेंस क्लॉटिस, रिपब्लिक ऑफ द रेन ऑफ द टेरर। अगर आपको बता दूं जैकोबिन क्लब, तो जैकोबिन क्लब जो है इसके मेंबर इंडिया में एक जैकोबिन क्लब टीपू सुल्तान इस्टेब्लिश करते हैं और उसके खुद मेंबर भी बनते हैं वो। ठीक है, रेवोल्यूशन और क्रांति लाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक, किंग ऑफ फ्रांस 1789 कौन थे, लुई सोलवे थे। ये किस फैमिली से थे, ये बॉर्बन डायनेस्टी से थे। तो स्पार्क ऑफ रेवोल्यूशन कब होता था, स्टॉर्मिंग ऑफ बैसेलिस क्या था वो, 14 जुलाई 1789 को बैसेलिस कैद खाने को, जेल को जैसे तोड़ा जाता है तो रेवोल्यूशन स्पार्क कर जाता है। फिलोसफर्स कौन को थे, द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी थी, मॉन्टेस्क्यू की। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी थी, रूसो की। द टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट किसकी थी, लॉक की। ट्राइंगुलर ट्रेड कॉन्टिनेंट्स किसके थे, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। स्लेव ट्रेड पोर्ट्स थे नेंटेस एंड बोरोडेक्स। फाइनल डिफीट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के बैटल में कब, 1815 में। ठीक है, अब बताओ तीसरी बार पढ़ रहे हैं हम ये कॉन्सेप्ट, तो एकदम क्लियर होगा कि नहीं, होगा कि नहीं जी, बताओ बा। ठीक है, मेमोरी ट्रिक्स में देख लेते हैं। 3 फिलोसफर कौन कौन थे दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, लॉक थे, लॉक्ड अवे डिवाइन राइट्स। ठीक है, इसी में आ जाएगा लॉक्ड अवे डिवाइन राइट्स। तो लॉक का जो है, और रूसो थे, रूल्स ऑफ सोसाइटी, लॉक्ड अवे डिवाइन राइट्स, रूल्स ऑफ सोसाइटी, मॉन्टेस्क्यू, मल्टीपल ब्रांचेस। तो ये हो गया लॉक्ड अवे डिवाइन राइट्स, रूल्स ऑफ सोसाइटी एंड मल्टीपल ब्रांचेस। मल्टीपल का एम से मॉन्टेस्क्यू, आर रूल्स के आर से रूसो, और लॉक्ड अवे के एल से लॉक। 3 स्टेट में कौन से, कैट्स नेवर टॉक, तो कैट्स के सी से कलर्जी, एन के नेवर से नोबेलिटी, और टी से थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में क्या था, बिजनेसमैन से लेके पीजेंट सब थे। ट्राइंगुलर स्लेव क्या था, EEAA, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। ट्रांजिशन ऑफ पावर, MCRDN, मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, रिपब्लिक, डायरेक्टरी और नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है भाई, कीवर्ड्स क्या क्या है, ओल्ड रिजीम का क्या मतलब था, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रेंच बिफोर 1789। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, जो सोसाइटी और समाज था 1789 से पहले फ्रांच का, उनको ओल्ड रिजीम कहा जाता है। बुर्जुआइज कौन थे दोस्तों, बुर्जुआइज ये एक एजुकेटेड और वेल्थी और मिडिल क्लास था विद इन थर्ड स्टेट। एजुकेटेड और वेल्थी और मिडिल क्लास था विद इन थर्ड स्टेट। भाई एक सेकंड रुकना, जरा आवाज़ आ रही है, इसको बंद करा के आता हूँ मैं। थैंक यू गाइस आप लोगों के पेशेंस के लिए। तो हम कहाँ थे, फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या थे दोस्तों, ये स्पेशल राइट्स थे जो कि फर्स्ट 2 स्टेट्स के द्वारा जन्मजात ही उनको एंजॉय किया जा रहा था। जैसे कि क्लर्जी और नोबेलिटी जाते हैं, उनके राइट्स को फ्यूडल प्रिविलेजेस कहते हैं। नेशनल असेंबली क्या थी, ये एक लेजिस्लेटर बॉडी थी जिसके कब बनी थी, ये थर्ड स्टेट के लोगों ने मिलकर बनाई थी। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट क्या था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट के द्वारा गारंटी दी गई थी कुछ नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स को। इनएलिएनेबल किसको कहते हैं, जिन राइट्स को अलग नहीं किया जा सकता, जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, जिनको हटाया नहीं जा सकता। एक्टिव सिटीजन्स कौन होते हैं, जो कि 25 साल से ऊपर के लोग थे और टैक्स दे रहे थे, 3 डे ऑफ लेबरर्स वेज। ठीक है, इनको अपना जो है 3 दिन की कम से कम मेहनताना या वेज जो था वो टैक्स के तौर पे देना पड़ा। ग्रांटेड वोटिंग राइट्स, इन्हीं को वोटिंग राइट्स मिले थे 25 साल से ऊपर के। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कितने साल के लोगों को वोटिंग राइट्स दिए गए थे, तो 25 साल से ऊपर के लोगों को वोटिंग राइट्स दिए गए थे दोस्तों। पैसिव सिटीजन्स कौन होते थे भाई, पैसिव सिटीजन्स कौन होते थे,
दे रिमेनिंग मेल एंड वुमेन्स हु वर डिनाइड वोटिंग राइट्स। तो 25 साल के बाद के जो पहले के और जो वीमेंस थी इनको पैसिव सिटीजन्स कहते हैं। कन्वेंशन क्या होते हैं? इलेक्टेड असेंबली 1792 में दैट अबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक। कन्वेंशन क्या था? एक इलेक्टेड असेंबली थी 1792 में जिसने मोनार्की को ख़त्म किया और कंट्री को रिपब्लिक घोषित कर दिया। मैप्स के द्वारा देख लेते हैं फिर। एक्टिव सिटीजन्स वोट फॉर इलेक्टर राइट्स। इतने ये कितने लोग थे? ये 4 मिलियन लोग थे। कितने में से? 28 में से सिर्फ 4 मिलियन, यानी 24 मिलियन लोगों को अभी भी किसी भी तरह का पावर नहीं दिया गया है। इलेक्टोर्स क्या होते थे? 50,000 मैन थे। ठीक है। नेशनल असेंबली में कितने लोग थे? 1745 मेंबर्स थे। ठीक है, देख रहे हैं आप, अभी भी मतलब इनको अलग कर दिया जा रहा है। ठीक है, ये कंट्रोल किस पे था इनका? 1745 लोगों का जुडिशरी पे था। कंट्रोल किस पे था? किंग पे था, जजेस पे था, एग्जीक्यूटिव के तौर पे। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट डायग्राम समझ लेते हैं। यूरोप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, अमेरिकन शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। अफ्रीका से स्लेव खरीद के लाए जाते थे और यहाँ पे ये सब उगाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। कंपेरिजन टेबल्स में देख लेते हैं एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। ये अगर आपको नहीं समझ आया तब आ जाएगा। सिटीजन्स इंटाइटल टू वोट, वो एक्टिव सिटीजन्स किनको कहते हैं? जिनको वोट देने का अधिकार। पैसिव सिटीजन्स जिनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसमें जेंडर और एज देख लेते हैं हम दोस्तों। जिनको अधिकार दिया गया था वोट देने का वो मैन थे और 25 साल के ज़्यादा के थे। जिसमें जिनको नहीं दिया गया था वोट देने का अधिकार वो ज़्यादातर महिलाएं थी और बच्चे थे और जो 25 साल से कम के लोग थे। वेल्थ स्टेटस की अगर क्या बात करें तो ये टैक्स देते थे कम से कम 3 दिन का अपना मेहनताना या सैलरी देते थे। पुअर सिटीजन कौन होते थे? पुअर सिटीजन्स मिसिंग द टैक्स थ्रेशोल्ड। वो पैसिव सिटीजन्स में वो गरीब लोग आते थे जो कि टैक्स नहीं देते। पॉपुलेशन कितना था इनका? 4 मिलियन था। इनका 3 मिलियन प्लस ऑल वुमेन था। ठीक है, और प्लस चिल्ड्रन था, तो टोटल मिला के 24 हो जाता है। जो कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट क्या होता है दोस्तों? फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट में कितनी इनका पॉपुलेशन? फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट कलर्जी नॉबिलिटी को मिला लिया जाता है 10% थे। ये लोग 90% थे, जो मैं आप लोगों को ऊपर भी बता चुका। थर्ड स्टेट में पीजेंट, आर्टिजन्स और मिडिल क्लास था। लैंड ओनरशिप ओन 60% से ज़्यादा या कम। वेरी लिटिल लैंड जो थी इनको पास थी। टैक्सेशन क्या था? एग्जेम्प्ट करते थे ऑल स्टेट टैक्सेस, कलेक्टेड फ्यूडल ड्यूज, उल्टा कलेक्ट करते थे। बोर द इंटायर बर्डन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। चलो MCQ देख लेते हैं दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड। हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान राजा कौन थे? लुई सोल्वे थे। कहाँ है? ढूंढो। लुई सोल्वे, ये सी आंसर हो गया इसका। मैरी एंटियोटे वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम विच कंट्री? ऑस्ट्रिया से थी। ढूंढो ऑस्ट्रिया कहाँ है? ऑस्ट्रिया, ये रहा बी। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द डायरेक्ट टैक्स पेड बाय द थर्ड स्टेट ऑफ द स्टेट? क्या नाम था उस टैक्स का भाई? क्या नाम था? वुटेल था। ठीक है। द टैक्स लिवाइड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाज कॉल्ड टेथ कहते थे उसको, टीथ। 1/10 लिया जाता था। ये किसके द्वारा लगाया जाता? चर्च के द्वारा। ठीक। हु रोड द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? बताइए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी है? रूसो ने लिखी है, सब जानते हैं। विच फिलोसफर प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट? डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट किसने प्रपोज किया है? मोंटेस्क्यू ने किया है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन आपको कहीं थ्योरिटी में नहीं मिला पर यहाँ मिलेगा, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑन विच डेट डिड द स्टॉर्म ऑफ बेसाइल्स अकर? बताओ भाई कब हुआ? तो ये 14 जुलाई 1789 को हो रहा है दोस्तों। ये रहा। वट डिड द फॉल ऑफ बसीले सिग्निफाइज? क्या है भाई? डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। ठीक है, इनके टूटने को डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग कहा जाता है। बी। वेयर डिड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थर्ड स्टेट असेंबली असेंबल्ड ऑन 20 जून 1789? इंडोर टेनिस कोर्ट था वर्साइलिस का। हु लेड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थर्ड स्टेट ड्यूरिंग द टेनिस कोर्ट? बताओ कौन था भाई? रेबिस्पियर और मेरात थे? नहीं थे। मीराबुई और अबेसियस थे? ये सही थे। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी रुक जाओ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 हु वर डेजिग्नेटेड एज एक्टिव सिटीजन्स? मैन अबाउ 25 पेइंग स्पेसिफिक टैक्सेस। यही है, सी है इसका। ठीक है। व्हाट वाज द मार्सेलियसे?
व्हाट वाज द मार्सिलियस, बताओ मार्सिलियस क्या है? ये नेशनल एंथम था, ये नेशनल एंथम है, पहले ये एक पेट्रियोटिक सॉन्ग था। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 फ्रांस इज हिस्टोरिकली नोन एज द रेन ऑफ टेरर, ठीक है, रेन ऑफ टेरर, ठीक है। हु वॉज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था भाई? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे था। व्हाट डिड द टर्म सेंस क्लोटस लिटरली मीन, सेंस क्लोटस क्या थे भाई? दोज विदाउट नीज ब्रीचेस, यही था भाई, बी आंसर है इसका। व्हाट वाज द ग्लूटिन यूज्ड फॉर? हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, गलत है। वीविंग क्लॉथ, गलत है। बीहेडिंग पीपल, सी आंसर है इसका, ठीक है। हु ड्राफ्टेड डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन इन 1791, बताओ भाई? मैडम रोनाल्ड थी क्या? नहीं। जॉन ऑफ आर्स था क्या? नहीं। ओलंपिया गोजेस था, ठीक है। इन व्हाट ईयर डिड वुमेन इन फ्रांस फाइनली गेन द राइट टू वोट? 1946 था। नेम ऑफ द टू फ्रेंच पोर्ट सिटीज दैट फ्लोरिश ड्यू टू द स्लेव ट्रेड, बताओ? पेरिस एंड वर्सेलिस नहीं, बोर्डोक्स एंड नेंटेस, यही थे, बी, ठीक है। 20th क्वेश्चन पे, व्हेन वाज स्लेवरी फाइनली अबॉलिश्ड इन ऑल फ्रेंच कॉलोनीज, बताओ भाई? बताओ कब अबॉलिश हुई? डी, 1848 में। आफ्टर द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट पॉलिटिकल पावर वाज सीज्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव कॉल्ड द डायरेक्टरी था, ठीक है। एट विच बैटल वाज नेपोलियन फाइनली डिफीटेड? वाटरलू ढूंढ लो, ये रहा 17, सी, हमको याद हो जा रहा है भाई। इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ वाटरलू फोर्ट? 1815 ढूंढ लो, कहाँ है, ये रहा, ठीक है। द ब्रोकन चैन इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस वाज सिंबल ऑफ द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, ठीक है। विच इंडियन हिस्टोरिकल फिगर्स रिस्पॉन्डेड डायरेक्टली टू द आइडियाज फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन? टीपू सुल्तान थे, इनके साथ राजा राम मोहन थे जो यहाँ पे कौन थे उसमें नहीं दिए हुए हैं। हु कंपोज द मैर्सिलेसे, मैर्सिलेसे किसने लिखा भाई? रॉबर्ट डी इसलिस ने, हाँ इन्होंने लिखा। व्हाट डज द टर्म ओल्ड रिजीम रेफर्स टू? बताओ ओल्ड रिजीम का क्या मतलब है दोस्तों? फ्रांस बिफोर 79, सही आंसर है। विच कॉन्टिनेंट्स वर पार्ट ऑफ द ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड, बताओ भाई कौन था? यूरोप, अफ्रीका, एशिया, नहीं, गलत है, ये फर्स्ट गलत है। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, यही था, बी, ठीक है। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर? बताओ भाई कब हुआ? 1791 में। इन विच ईयर डिड नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस? बताओ भाई? 1804 में। 1815 में हार गए ये वाटरलू के बैटल में। तो इस तरह से दोस्तों हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर खत्म होता है और मुझे लगता है हमने इसे बहुत शानदार तरीके से कर लिया है, कभी नहीं भूलेंगे फैक्चुअल पार्ट को, ठीक है दोस्तों। अब हमारा चैप्टर 2 शुरू हो जाता है इस तरह से, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, इसके ऊपर है, देखो बताओ, शुरू करें? ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। सोशलिज्म, सोशलिज्म किसको कहते हैं भाई? देखिए, ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें प्रॉपर्टी एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय, यहाँ लड़ाई शुरू है, यहाँ पे किसके द्वारा? कॉमन और टिपिकली कंट्रोल बाय द स्टेट और गवर्नमेंट, उसको सोशलिज्म कहते हैं। कैपिटलिज्म क्या है? ये भी एक इकोनॉमिक सिस्टम है। वेयर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज आर, जहाँ पर ट्रेड और इंडस्ट्री किसके द्वारा कंट्रोल है? प्राइवेट ऑनर्स फॉर प्रॉफिट रादर देन बाय द स्टेट, ठीक है। तसार क्या है? ये टाइटल है एम्परर ऑफ रसिया के लिए, जो 1717 से पहले के रिवोल्यूशन से पहले, ठीक है, इस्तेमाल होता था। इसको असल में ऐसे सजार पढ़ा जाना चाहिए, तसार ये सजार पढ़ा जाना चाहिए। डूमा क्या है? ये इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट थी रसिया में। यार मेरी आवाज़ इको करने लगी है क्या? एक मिनट देना यार।
डूमा क्या था, ये एक इलेक्टेड कंसल्टिव पार्लियामेंट थी रसिया में, जिसके कारण फर्स्ट क्रिएटेड बाय द सजार ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन। सोवियत क्या थे, ये एक रशियन काउंसिल थी, रशियन काउंसिल और असेंबली ऑफ वर्कर्स पीजेंट्स एंड सोल्जर्स, इन्हीं को सोवियत कहते थे पहले, फिर उसके बाद में ही सोवियत यूनियन। बोल्शेविक्स क्या थे भाई, बोल्शेविक्स क्या थे, बोल्शेविक्स किनको कहते हैं, ये एक रेडिकल मेजोरिटी फैक्शन था रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के द्वारा, जिनको लीड किया गया, के मेंबर थे, जिनको लीड किया किसने, व्लादिमीर लेनिन ने। यही पावर हथिया लेते हैं कब, अक्टूबर 1917 में, ठीक है। मेंशेविक्स क्या थे, ये मॉडरेट थे, माइनॉरिटी फैक्शन था, जो कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के लोग थे, दैट बिलीव्ड इन ग्रेजुअल ट्रांजिशन टू सोशलिज्म। कुलाकाज क्या थे, कुलाक्याज क्या थे, वेल टू डू पीजेंट्स थे रसिया में, हु ओन्ड लार्ज फार्म्स एंड वर टारगेटेड ड्यूरिंग स्टालिन से कलेक्टिवाइजेशन। कोलखोज क्या है, कलेक्टिव फार्म्स थे, जो सोवियत यूनियन वेयर पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू वर्क टुगेदर अंडर स्टालिन रिजाइम, ठीक है। जेडीडिस्ट क्या थे, ये मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे विद इन द रशियन एम्पायर हु वांटेड मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटीज़, ठीक है। ऑटोक्रेसी क्या है भाई, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे वन पर्सन पोजेसिंग एब्सोल्यूट पावर, एग्जाम्पल तसार निकोलस II। क्रोनोलॉजी देख लें, 1898 फॉर्मेशन ऑफ रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बाय सोशलिस्ट हु रेस्पेक्टेड कार्ल मार्क्स आइडियाज़, ठीक है। तो यहाँ से हो रहा है जन्म इस सारे मामले का, ठीक है। तो सर 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी का गठन हो रहा है, जो कि बाय सोशलिस्ट द्वारा, जो कि मार्क्स के आइडियाज़ को फॉलो करते थे। 1904 में क्या हो रहा है, प्राइजेज ऑफ एसेंशियल गुड्स आर राइज रैपिडली, जैसे कि रियल वेज डिक्लाइन बाय 20%, जिससे कि जो मेहनताना था वो लगभग 20% कम हो गया। 1905 की अगर बात करें तो ब्लडी संडे मासेकर अकर्स। ब्लडी संडे मासेकर कब हुआ, 1905 में, जहाँ से रेवोल्यूशन बिगन करता है, शुरू करता है, लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ द डूमा आप लोगों को ऊपर एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है। 1914 में क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, जिसमें 2 यूरोपियन अलायंसेस बनती हैं। फरवरी 1917 में क्या होता है, फरवरी 1917 में रेवोल्यूशन हो जाता है निकोलस II के अगेंस्ट में, और जो है तसार निकोलस II एब्डिकेट्स द थ्रोन, ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनती है। अप्रैल 1917 में व्लादिमीर लेनिन रसिया आते हैं, रिटर्न रसिया फ्रॉम एग्जाइल एंड इशूज हिज अप्रैल थीसिस, ठीक। अक्टूबर 1917 में क्या होता है, अक्टूबर रेवोल्यूशन टेक्स प्लेस, बोल्शेविक्स ओवरथ्रो द प्रोविजनल गवर्नमेंट, बोल्शेविक्स जो है ओवरथ्रो कर देते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट को। 1918-20 में क्या होता है, ठीक है, रशियन सिविल वॉर हो जाते हैं, फॉट बिटवीन द रेड्स बोल्शेविक्स, ग्रीन सोशल रेवोल्यूशनरीज एंड वाइट्स प्रोटेसारिस्ट, ठीक। 1919 में क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाती है किन की द्वारा, फॉर्मेशन ऑफ कॉमिटेरियन कम्युनिस्ट इंटरनेशनल्स, ठीक है। 1922 में क्या हो रहा है दोस्तों, 1922 में फॉर्मेशन हो रहा है USSR का, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक फ्रॉम द रशियन एम्पायर। 1929 में क्या हो रहा है, स्टालिन इनिशिएट द फोर्स कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, स्टालिन जो है इनिशिएट करते हैं फोर्स कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का। की कॉन्सेप्ट कौन से हैं जो इस चैप्टर में कवर हुए हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। की कॉन्सेप्ट हैं, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट इन यूरोप, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। एक्सप्लेनेशन में क्या है, फॉलोइंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन यूरोपियन सोसाइटी सॉ अ क्लैश ऑफ न्यू पॉलिटिकल आइडियाज रिगार्डिंग सोसाइटल चेंज एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में यूरोपियन सोसाइटी वो एक नया ही क्लैश देखती है, जिन में इंडिविजुअल राइट और सोसाइटल चेंजेस में बीच में। इसमें फैक्ट क्या है, लिबरल्स क्या होते थे, ये वांटेड सेकुलर नेशन, लिबरल्स जो हैं वो सेकुलर नेशन चाहते थे, जो कि किसी भी तरह के कंट्रोल डायनेस्टिक पावर से दूर रहना चाहते थे या उनसे बचना चाहते थे। और ये एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करते थे, कौन, लिबरल्स, जिसमें जिनका काम था, जो बिलीव करते थे या जो मानते थे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होना का मतलब क्या है,
ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है कि जो भी लोग वयस्क हैं उन सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ना कि उन्हीं लोगों को जिनके पास प्रॉपर्टी है जो कि टैक्स दे रहे हैं। रेडिकल्स क्या थे, ये एक गवर्नमेंट चाहते थे जो कि मेजॉरिटी लोगों के आधार पे डिपेंडेंट हो, जो कि सपोर्टेड वुमेन सफरेगेट मूवमेंट्स एंड अपोज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स। और इनका मानना था कि प्रॉपर्टी जो है किसी एक दो लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए, कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। कंजर्वेटिव्स क्या थे, इन्होंने शुरू में जो है चेंज का विरोध किया, बट लेटर एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वाज इनएविटेबल प्रोवाइडेड इट रेस्पेक्टेड द पास्ट। फिर भी वो चेंजेस ऐसे होने चाहिए कि वो पास्ट को रेस्पेक्ट कर रहे हों या उनको माने। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, सोशलिज्म यूरोप कैसे आया, सोशलिस्ट वर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये हमने पढ़ लिया अभी रशियन रेवोल्यूशन की जब टर्मिनोलॉजी है। सीइंग इट इज द रूट ऑफ ऑल सोशल इविल्स, तो ये सोशलिस्ट जो हैं इसी को सबसे बुराई वाली चीज़ मानते थे। दे बिलीव्ड अटेंशन शुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट रादर देन पर्सनल प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, रॉबर्ट ओवेन जो है बिल्ड करते हैं कोऑपरेटिव कम्युनिटी की, जिसके कारण न्यू हार्मोनी इन इंडियाना यूएस, ठीक है, मैं रॉबर्ट ओवेन सॉर्ट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मोनी इन इंडियाना। ठीक है, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं क्या, इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज अ कैपिटलिस्ट and exploited workers. They believed workers had to overthrow capitalism to create a communist society where all property was socially controlled. तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल ये आइडिया देते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है वो एक तरह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है जिनका काम होता है वर्कर को एक्सप्लॉइट करना, और ये एडवाइस करते हैं कि वर्कर्स को इस तरह की जो सोसाइटी होती है, इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है कैपिटलिज्म को जो फेवर कर रही है, उसको उखाड़ फेंकना चाहिए और कम्युनिस्ट सिस्टम को लाना चाहिए जो कि ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल, जिसमें सारी संपत्ति का मालिक समाज मिल के होता है। 1905 का रेवोल्यूशन एंड ब्लडी संडे क्या है वो बता देते हैं। रसिया वॉज एन ऑटोक्रेसी अंडर तसार निकोलस सेकंड। ठीक है, पुअर वर्किंग कंडीशन जो है, इकोनॉमिक हार्डशिप जो थी, वर्कर्स मार्च टू द विंटर पैलेस टू डिमांड रिफॉर्म बट वर अटैक्ड बाय द पुलिस। जैसे ही वर्कर्स जो है इकोनॉमिक हार्डशिप और जो पुअर वर्किंग कंडीशंस थी उनका विरोध करने के लिए विंटर पैलेस की तरफ बढ़ते हैं तो पुलिस उन पर हमला कर देती है। द प्रोसेसन वॉज लेड बाय द फादर गैपोन, ये याद रखना है। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड 300 वाउंडेड, लगभग 100 वर्कर्स को मार दिया जाता है और 300 घायल हो जाते हैं। दिस स्पार्क नेशन वाइड स्ट्राइक्स लीडिंग तसार टू अलाउ द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट ड्यूमा। ठीक है, जिसके कारण नेशन वाइड स्ट्राइक होते हैं जो कि तसार को अलाउ करता है ओपन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, जिसको डूमा कहा गया। फेब्रुवरी एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917, ये भी एक्सप्लेन किया गया है। द ईयर 1917 saw two massive revolution. February revolution brought down the monarchy, while the October revolution established a socialist movement. और अक्टूबर रेवोल्यूशन ने जो है सोशलिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना की। फेब्रुवरी रेवोल्यूशन की बात करें तो उसमें फूड शॉर्टेज हुआ था और वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से डिजास्टर्स आए थे। ठीक है, और वुमेंस लेड मैनी स्ट्राइक, इंटरनेशनल वुमेंस डे एंड तसार अब्डक्टेड ऑन मार्च 2। अक्टूबर रेवोल्यूशन की बात करें तो ये लेनिन के द्वारा जो बोल्शेविक्स, लेनिन के द्वारा जो लीड किए हुए बोल्शेविक्स थे उनके द्वारा किया गया था, जो कि इस बात से डरते थे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप ए डिक्टेटरशिप। इन लोगों ने जनता में ये डर बैठाया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो एक तरह की डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश कर देगी, जिसके कारण मिलिट्री रिवोल्यूशन कमिटेड सीज्ड गवर्नमेंट ऑफिसेस। मिलिट्री रिवोल्यूशन कमिटी सीज्ड गवर्नमेंट ऑफिसेस। स्टालिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं। लेनिन की डेथ के बाद में जोसेफ स्टालिन आते हैं, वो क्या करते हैं, वो फोर्स कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर टू सॉल्व सीवियर ग्रेन शॉर्टेज को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो
फोर्स्ड कलेक्टिवाइजेशन को। मैंने कलेक्टिवाइजेशन आपको बताया, कलेक्टिवाइजेशन क्या था, बड़े बड़े वो बनाए जा रहे थे, वहाँ पे कलेक्टिव एग्रीकल्चर वगैरह की जा रही है। स्टेलिन इलिमिनेटेड द कुलकाज रिच पीजेंट्स, वो उनको सोसाइटी से एलिमिनेट कर देते हैं। एंड इस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल कलेक्टिव फार्म्स कोलखोज, ठीक है, स्टेट कंट्रोल कलेक्टिव फार्म्स। पीजेंट्स वर फोर्स टू वर्क ऑन दीज फार्म्स एंड प्रॉफिट्स वर शेयर्ड। पीजेंट्स को फोर्स किया गया इन फार्म्स पे, कोलखोज फार्म्स पे काम करने के लिए, और जो प्रॉफिट था उनको आपस में बांट लिया गया। दोज हु रजिस्टर्ड वर सीवियरली पनिश्ड, डिपोर्टेड और एक्साइल्ड। डिस्पाइट कलेक्टिवाइजेशन, प्रोडक्शन डिडेंट इमीडिएटली इंक्रीज, लीडिंग टू अ डिवास्टेटिंग फेमाइन इन 1930 से 33 के बीच में। अब ये 20 हमारी जो फैक्चुअल लाइन से, इनको देख लेते हैं हम लोग। द रशियन एम्परर ड्यूरिंग 1914 और 1917 रेवोल्यूशन वॉज निकोलस सेकंड, ठीक है, निकोलस सेकंड थे इस वक्त में। मेजॉरिटी रिलीजन ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एम्पायर वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। मेजॉरिटी रिलीजन ऑफ रशियन वो रेवोल्यूशन की क्या थी, रिलीजन रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी, ठीक है। सोशलिस्ट जो है वो सेकंड इंटरनेशनल बॉडी को कोऑर्डिनेट करके अपना एक पूरे यूरोप में अपनी आइडियोलॉजी को पहुंचा देते हैं। कार्ल मार्क्स जो है वो एक आर्ग्यूमेंट देते हैं। आर्ग्यूमेंट में क्या कहते हैं कि जिसमें प्रॉफिट इंडिविजुअल्स के पास जाए और जिसमें ऑनरशिप इंडिविजुअल्स के पास रहे उसको हम कैपिटलिस्ट कहेंगे। और ये कैपिटलिस्ट मिलके क्या कर रहे हैं, ये वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ठीक है। 1914 में लगभग 85% जो रशियन एम्पायर था उसकी पॉपुलेशन जो है अपनी रोज़मर्रा की जो लिविंग थी उसको कहाँ से गेन कर रहा था, उसको एग्रीकल्चर से ले रहा था। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो है 1898 में बनी बाय सोशलिस्ट, ठीक है। और ये वो लोग थे जो कि कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को रेस्पेक्ट करते थे। व्लादिमीर लेनिन के जो लोग थे जो उनको फॉलो करते थे उनको हम बोल्शेविक कहते थे। और वो एक डिसिप्लिन पार्टी बनाना चाहते थे जिसके थ्रू वो अब ना सिर्फ अपने मेंबर्स को कंट्रोल कर पाएँ बल्कि रिसोर्सेज का भी कलेक्टिवाइजेशन कर सकें। The procession of workers led by the Father Gapon that was attacked by the police is known as a Bloody Sunday, ठीक है। तो फादर गैपोन द्वारा जो प्रोसेसन किया गया वो संडे के दिन किया गया, इसीलिए जो उस दिन पुलिस के द्वारा हमला किया गया उसको ब्लडी संडे के तौर पर जाना गया। रशिया's इन्वॉल्वमेंट इन World War I led to the heavy casualties, severe food shortages at home. The Petrograd Soviet was formed by soldiers and striking workers in Duma building. लेनिन का जो अफ्रेल थीसिस था वो डिमांड करता है 3 चीज़ों की। किस किस चीज़ की? एंड ऑफ वॉर करो तुरंत, ट्रांसफ़र लैंड टू पीजेंट्स एंड नेशनलाइज बैंक्स, ठीक है। तो अप्रैल थीसिस 3 चीज़ों की बात करता है, एंड ऑफ वॉर करो, ट्रांसफ़र लैंड टू पीजेंट्स एंड नेशनलाइज बैंक। सीक्रेट पुलिस अंडर द बोल्शेविक्स वर कॉल्ड द चेकाज, लेटर OGPU एंड NKVD। जो सीक्रेट पुलिस थी अंडर बोल्शेविक्स उसको क्या कहते थे, उसको चेका कहते थे, जो कि बाद में OGPU और NKVD कहा गया। द शिप नेम्ड ओरेरो सेल द विंटर पैलेस ड्यूरिंग द अक्टूबर रेवोल्यूशन। द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक आफ्टर द रेवोल्यूशन। In November 1917, Bolshevik conducted elections to constitute assembly but failed to gain a majority, leading Lenin to dismiss it. ठीक है, ये लोग नवंबर 1917 में इलेक्शन कराते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बनाने के लिए, बट फेल हो जाते हैं क्योंकि मेजॉरिटी नहीं मिलती, जिसके कारण लेनिन इस इलेक्शन को डिसमिस कर देते हैं। रशियन सिविल वॉर वॉज फॉट बिटवीन द रेड बोल्शेविक्स, ग्रीन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज एंड वाइट प्रोतसारिस जो थे। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द बोल्शेविक्स लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ 5 ईयर प्लान्स। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो थी बोल्शेविक्स इंट्रोड्यूस करते हैं और वही दुनिया को 5 ईयर प्लान्स देते हैं। इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, आई थिंक चंडीगढ़ TGT 2015 में आया हुआ है, 15 या 14 में आया हुआ है, 24 में आया हुआ है दोस्तों,
कि फाइव ईयर प्लान इंडिया ने कहाँ से लिए। ठीक है। स्टालिन इंट्रोड्यूस द कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इन 1929 टू सॉल्व द एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज। Rich peasants in Russia were targeted by the Stalin known as kulkas. By the end of 20th century, international reputation of the USSR as a socialist country had declined. हालांकि इनके जो सोशलिस्ट आइडिया थे वो रेस्पेक्टेड ही रहे। हॉट पॉइंट ऑफ चैप्टर बता दूं, लेनिन की अप्रैल थीसिस थी। तो लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या डिमांड करती है? एंड ऑफ वॉर, लैंड टू द टीलर्स एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। ठीक है। ब्लूप्रिंट ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन का कारण बन जाता है वो, यही जो 3 डिमांड है वो ब्लूप्रिंट ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन बन जाता है। द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन ऑन रसिया, वार डिस्ट्रॉय रशियन इंडस्ट्री, caused massive casualties, 7 million by 1917, led to the food shortage and completely discredited the Tsar, acting as a catalyst for the 1917 revolution. February versus October revolution में क्या था? February revolution was spontaneous mass uprising and ended the monarchy. और October revolution was a planned coup by the Bolsheviks to overthrow the provisional government and establish socialism. Global influence of the Russian Revolution, it led to the formation of Communist Party globally, inspired anti-colonial movements and introduced concept of centralized state planning, 5-year plans. क्विक एग्जाम फैक्ट्स की अगर बात कर ले दोस्तों, लास्ट तसार ऑफ रसिया निकोलस सेकंड, रोमानोव डायनेस्टी के लोग थे ये, रोमानोव। फादर ऑफ कम्युनिस्ट कार्ल मार्क्स, लीडर ऑफ द बोल्शेविक व्लादिमीर लेनिन, लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन पोस्ट लेनिन जोसेफ स्टालिन। ब्लडी संडे डेट 1905। द 3 फैक्शंस ऑफ द सिविल वॉर, रेड बोल्शेविक्स, वाइट तसारिस्ट, ग्रीन पीजेंट सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। नेम ऑफ कलेक्टिव फॉर्म्स कोलखोज। मेमोरी ट्रिक की अगर बात करें, ट्रिक ऑफ द टू रिमेंबर लेनिन्स अप्रैल थीसिस, WLB, एंड टू वॉर, लैंड टू पीजेंट्स एंड बैंक नेशनलाइजेशन। Remember the factions of civil war, RGW, R मतलब रेड, रेड्स बोल्शेविक। कलर्स ऑफ द रशियन फ्लैग चेंज्ड अप, रेड, G मतलब ग्रेन सोशलिस्ट, वाइट मतलब तसारिस्ट। ट्रिक टू रिमेंबर, लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव, LRC। लिबरल्स लिमिटेड वोटिंग, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, रेडिकल्स राइट फॉर ऑल इंक्लूडिंग वुमेन, कंजर्वेटिव्स क्लिंज टू द पास्ट मतलब पास्ट से जुड़े रहो। ट्रिक टू रिमेंबर द रशियन पार्लियामेंट, दोमा। इमेजिन द तसार सेइंग दोमा बिडिंग टू द दूमा। कीवर्ड डिक्शनरी क्या है भाई? हाँ भाई, ये सफरगेटे किसको कहते हैं? सफरगेटे या सैफरेजेटे, अ मूवमेंट फाइटिंग फॉर वुमेन्स राइट टू वोट। ऑटोनॉमी किसको कहते हैं? राइट टू गवर्न वन सेल्फ इंडिपेंडेंटली, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन। डिपोटेड, फोर्सिबली रिमोट फ्रॉम वंस ऑन कंट्री। एक्साइल, बीइंग फोर्स टू लीव अवे फ्रॉम वंस होम कंट्री एज ए पनिशमेंट। कम्युनिटेरियन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज। सेंसरशिप क्या होता है? सप्रेशन और प्रोहिबिशन ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ बुक्स, फिल्म्स और न्यूज़ दैट कंसिडर्ड पॉलिटिकली अनएक्सेप्टेबल। प्रोविजनल गवर्नमेंट, टेम्परेरी गवर्नमेंट फॉर्म्ड आफ्टर फॉल ऑफ द तसार इन February 1917। मैप्स एंड डायग्राम्स की अगर बात कर ले, फ्लो चार्ट है 1917 के रेवोल्यूशन के लिए। February 1917 फूड शॉर्टेज एंड WW1 यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 डिजास्टर होता है, जिसके करंट स्ट्राइक्स बाय वुमेन एंड वर्कर्स पोर्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद तसार निकोलस सेकंड अब्डिकेट्स ऑन March 2। तसार निकोलस सेकंड अब्डिकेट होता है, प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड हो जाती है, लेड बाय क्रेंस्की, सपोर्टेड बाय मैंसोविक्स। ठीक है। लेनिन रिटर्न्स कब? अप्रैल थीसिस देते हैं आते ही ये। अक्टूबर 1917 बोल्शेविक सीज पावर, विंटर पैलेस अटैक्ट, रसिया बिकम अ कम्युनिस्ट स्टेट। कॉन्सेप्ट डायग्राम, स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन, इंडिविजुअल पीजेंट्स फार्म्स, लॉ यील्ड, elimination of kulkas, rich peasants,
Forced stays, controlled forms, colcos. Machinery introduced, profit shared by state, registers exiled. कंपेरिजन टेबल्स की अगर बात कर लें तो दोस्तों मीनिंग मेजॉरिटी फैक्शन, बोल्शेविक वर मेजॉरिटी फैक्शन, माइनॉरिटी फैक्शन मेंशेविक्स. लीडर लेनिन, Julius Mortovo. Historically, ideology believed the party should be highly disciplined and control the number and quality of its member. Believed the party should be open to all, like in Germany, and forced a gradual transition to socialism. ठीक है. रोल क्या था इनका 1917 में? लेड द अक्टूबर रेवोल्यूशन, सीज पावर एंड फॉर्म द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, सपोर्टेड द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड वर इवेंचुअली साइडलाइंड. Liberals, radicals and conservatives. Views on change. Wanted gradual change and secular nation. Radicals क्या चाहते थे? Wanted radical immediate change and government based on the majority. Conservatives opposed change initially, later accepted slow change respecting the past. Voting rights में opposed universal adult franchise. कौन? Liberals. Franchise felt only proprietary men should vote. देखिए अब ये ग्रे एरिया है. क्या ग्रे एरिया है? लिबरल्स को हम नॉर्मली इमेजिन करके चलते हैं कि उन्होंने वोटिंग राइट्स को जो है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के तौर पे बांटने की कोशिश की होगी, बट यहाँ उल्टा हो रहा है. सपोर्टेड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. देखिए यहाँ रेडिकल सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंचाइज इंक्लूडिंग वुमेन्स सफरेजेट मूवमेंट. फेवर्ड ट्रेडिशनल डायनेस्टिक रूल विद लिमिटेड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस. प्रॉपर्टी supported private property but opposed uncontrolled dynastic power, opposed concentration of wealth in the hands of a few, supported the traditional privileges of the nobility and church. Questions देख लेते हैं दोस्तों. Who was the ruler of Russia during 1914 and 1917 revolution? तसार निकोलस 1 नहीं था, तसार निकोलस 2 था. C. Which term refers to Muslim reformers within the Russian Empire? जदोदिस्त थे क्या? बिल्कुल थे. What was the majority religion in the Russian Empire? कैथोलिज्म था क्या? नहीं. प्रोटेस्टेंटिज्म था क्या? यह भी नहीं था. रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी था. द पॉलिटिकल बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय द तसार आफ्टर द 905 रेवोल्यूशन वाज कॉल्ड. ठीक है, क्या था बताओ? दूमा था ना भाई. द इंसिडेंट वर पुलिस फायर्ड अपॉन a peaceful procession of workers led by Father Gapon is known as Bloody Sunday. ठीक है. Who authored the famous April thesis? सब जानते हैं, लेनिन था भाई, लेनिन था. Which of the following was not one of Lenin's demand in April thesis? The war should be brought to a close. ये थी. Land must be transferred to the peasants. ये थी. The Tsar must be restored to power. ये नहीं थी. तो C. What were colcos? पुअर लेबरर्स नहीं. वेल टू डू पीजेंट्स, यस. ठीक है. व्हाट वाज द नेम ऑफ द कलेक्टिव फार्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टालिन? बताओ क्या थे? कोलखोज थे ना. सी. विच ग्रुप बिलीव्ड दैट द पार्टी शुड बी हाईली डिसिप्लिन्ड एंड कंट्रोल द मेंबर्स ऑफ बोल्शेविक्स? बी. इन द रशियन सिविल वॉर ग्रीन्स रिप्रेजेंट प्रोलेटारिस्ट, बोल्शेविक्स, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, फैक्ट्री वर्कर्स. तो ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे दोस्तों. द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड एज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक. बी. विच शिप्स फेल्ड द विंटर पैलेस ड्यूरिंग द अक्टूबर रेवोल्यूशन? और था ये इसका. हु टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द सोवियत यूनियन आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन? स्टालिन था इसका. सी. मतलब कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा. What did the whites represent during Russian Civil War? Pro-Tsarist. Which political ideology opposed universal adult franchise and felt only per liberal? सही हुआ. देखा, मैंने कहा था ना ग्रे एरिया, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा. सी. रॉबर्ट ओवेन इन इंग्लिश मैन्युफैक्चर sought to build a cooperative community called New Harmony in, बताओ कहाँ था? डी. इंडियाना, रसिया. डी है भाई, डी. What was the main occupation of the majority of the Russian population? Agriculture.
व्हेन डिड तसार निकोलस सेकंड एब्डक्टेड हिज थ्रोन? बताओ भाई। 2 मार्च 1917 था। द इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म टू कोऑर्डिनेट सोशलिस्ट एफर्ट्स अक्रॉस यूरोप वाज कॉल्ड? सेकंड इंटरनेशनल। हु आर्ग्यूड दैट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट एंड एक्सप्लॉइटेड वर्कर्स? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है। 22. Which event is considered the starting point of 905 revolution? Bloody Sunday. During the February Revolution, Petrograd Soviet was formed in the building of the Duma. The military uprising against the provisional government in October 1917 was coordinated by the चेकरा क्या है? मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी। ठीक है। आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन व्हाट वाज द इमीडिएट एक्शन टेकन बाय द बोल्शेविक लैंड? इट वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी। द सीक्रेट पुलिस एस्टेब्लिश्ड बाय द बोल्शेविक टू पनिश देयर क्रिटिक्स वाज ओरिजिनली कॉल्ड द सीक्रेट पुलिस। चेका थी यार ये। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन द यूएसआर लीड टू इंट्रोड्यूस ऑफ 5 years planning. B. Stalin's forced collectivism program was primarily aimed to the lack of industrial machinery, the acute problem of gun sports. A. The famine in the Soviet Union between 1930 and 1933 caused death of approximately how many people? 4 million people. Last question देख लेते हैं दोस्तों। The union formed in 1922 from the Russian Empire was called of C. USSR. तो दोस्तों आज कई दिन बाद क्लास कर रहा हूँ तो एकदम बहुत तगड़े से थक गया हूँ। ठीक है। आज यहीं पे छोड़ते हैं। 3rd चैप्टर हम लोग अगली उसमें करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होगा। तो दोस्तों शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों का हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए और टीजीटी चंडीगढ़ की मैं पूरी तैयारी कराने की आप लोगों को कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। बाय, टाटा।